प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 11 के नागरिक शास्त्र विषय के भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार खंड से चैप्टर 6 न्यायपालिका अर्थात जुडिशरी के बारे में अध्ययन करेंगे। अब जैसा कि हम लोग ऑलरेडी जान रहे हैं कि सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं। नंबर 1 विधायिका या व्यवस्थापिका, नंबर 2 कार्यपालिका और नंबर 3 न्यायपालिका। किसी लोकतंत्र में नागरिक अधिकारों की रक्षा की दृष्टि से न्यायपालिका सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आमतौर पर न्यायालय को विभिन्न व्यक्तियों या निजी संस्थाओं के आपसी विवादों को सुलझाने वाले पंच के रूप में देखा जाता है। आइए हम सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि हमें एक स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों है, अर्थात हमें स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों चाहिए। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हर समाज में व्यक्तियों के बीच, समूहों के बीच और व्यक्ति, समूह तथा सरकार के बीच विवाद उठते हैं। इन सभी विवादों को कानून के शासन के सिद्धांत के आधार पर एक स्वतंत्र संस्था द्वारा हल किया जाना चाहिए। कानून के शासन का भाव दरअसल में यह है कि धनी और गरीब, स्त्री और पुरुष तथा अगड़े और पिछड़े सभी लोगों पर एक समान कानून लागू हो। अब न्यायपालिका की दरअसल प्रमुख भूमिका यही है कि वह कानून के शासन की रक्षा और कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करे। न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है, विवादों को कानून के अनुसार हल करती है और यह सुनिश्चित करती है कि लोकतंत्र की जगह किसी एक व्यक्ति या समूह की तानाशाही न ले ले। इसके लिए जरूरी है कि न्यायपालिका किसी भी राजनीतिक दबाव से मुक्त होनी चाहिए। अब अगर न्यायपालिका की स्वतंत्रता के अर्थ की बात करें तो सीधे सरल शब्दों में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है कि नंबर 1 सरकार के अन्य 2 अंग विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा न पहुंचाएं ताकि वह ठीक ढंग से न्याय कर सके। नंबर 2 सरकार के अन्य अंग न्यायपालिका के निर्णयों में हस्तक्षेप न कर सकें। नंबर 3 न्यायाधीश बिना किसी भय या भेदभाव के अपना कार्य कर सकें। अब इन सब बातों के लिए अर्थात न्यायपालिका को स्वतंत्रता कैसे दी जा सकती है और उसे सुरक्षित कैसे बनाया जा सकता है, इसके लिए भारतीय संविधान ने अनेक उपायों के द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित की है। जैसे न्यायाधीशों की नियुक्तियों के मामले में विधायिका को सम्मिलित नहीं किया गया है। इससे यह सुनिश्चित किया गया है कि इन नियुक्तियों में दलगत राजनीति की कोई भूमिका न रहे। न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को वकालत का अनुभव या कानून का विशेषज्ञ होना चाहिए। देश की सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करते हैं। इसी प्रकार न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होता है। वे सेवानिवृत्त होने तक पद पर बने रहते हैं। केवल अपवाद स्वरूप विशेष स्थितियों में ही न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। इसके अलावा उनके कार्यकाल को कम नहीं किया जा सकता। कार्यकाल की सुरक्षा के कारण न्यायाधीश बिना भय या भेदभाव के अपना काम कर पाते हैं। संविधान में न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित की गई है। इसी क्रम में आगे हम बात करें तो न्यायपालिका विधायिका या कार्यपालिका पर वित्तीय रूप से निर्भर नहीं है। संविधान के अनुसार न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते के लिए विधायिका की स्वीकृति नहीं ली जाएगी। न्यायाधीशों के कार्यों
और निर्णयों की व्यक्तिगत आलोचना नहीं की जा सकती है। अगर कोई न्यायालय की अवमानना का दोषी पाया जाता है तो न्यायपालिका को उसे दंडित करने का अधिकार है। अब आइए हम लोग न्यायपालिका की संरचना के बारे में भी कुछ जानकारी कर लेते हैं। भारतीय संविधान एकीकृत न्यायिक व्यवस्था की स्थापना करता है। इसका अर्थ है कि विश्व के अन्य संघीय देशों के विपरीत भारत में अलग से प्रांतीय स्तर के न्यायालय नहीं है। भारत में न्यायपालिका की संरचना पिरामिड की तरह है, जिसमें सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, फिर उसके बाद उच्च न्यायालय तथा सबसे नीचे जिला और अधीनस्थ न्यायालय हैं। नीचे के न्यायालय अपने ऊपर के न्यायालयों की देखरेख में काम करते हैं। अब अगर भारत का सर्वोच्च न्यायालय की बात की जाए तो जैसा कि हम लोगों ने अभी जाना कि भारतीय न्यायपालिका का ढांचा एक पिरामिड की तरह है, जिसके शीर्ष में सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अंतिम होते हैं तथा उसके निर्णयों के विरुद्ध किसी अन्य न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय अपील का भी अंतिम न्यायालय है। इसके निर्णय पूरे देश में प्रभावी होते हैं। इसके फैसले सभी अदालतों को मान्य होते हैं। यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला कर सकता है। यह किसी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है। इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय किसी एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में भिजवा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के नीचे मध्य में राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट स्थित होता है। उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है तथा सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के निर्णयों को बदल भी सकता है। उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई कर सकता है। मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए रिट जारी कर सकता है। राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले मुकदमों का निपटारा कर सकता है। इस प्रकार अपने अधीनस्थ अदालतों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करता है। यहां यह बात स्मरण रखना जरूरी है कि यद्यपि उच्च न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र किसी राज्य तक फैला होता है, लेकिन उच्च न्यायालय राज्य सरकार के अधीन नहीं होते हैं। उनके गठन में राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं होती। अब उच्च न्यायालयों के नीचे जिला स्तर पर जिला न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालय उपस्थित होते हैं। जिला न्यायालय या जिला अदालत जिले में दायर मुकदमों की सुनवाई करती है। निचली अदालतों के फैसलों पर की गई अपील की सुनवाई करती है। इसी प्रकार गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों पर फैसला देती है। अधीनस्थ न्यायालय फौजदारी और दीवानी किस्म के मुकदमों पर विचार करती है। अब आइए हम लोग सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में कुछ जानकारी कर लेते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है, लेकिन वह संविधान द्वारा तय की गई सीमा के अंदर ही काम करता है। सर्वोच्च न्यायालय के कार्य और उत्तरदायित्व संविधान में दर्ज हैं। सर्वोच्च न्यायालय को खास किस्म का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। जैसे नंबर 1 मौलिक क्षेत्राधिकार। मौलिक क्षेत्राधिकार का अर्थ है कि कुछ मुकदमों की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। ऐसे मुकदमों में पहले निचली अदालतों में सुनवाई जरूरी नहीं है। किसी भी संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच तथा विभिन्न राज्यों में परस्पर कानूनी विवादों का उठना स्वाभाविक है। इन विवादों को हल करने की जिम्मेदारी सर्वोच्च न्यायालय की है। इसे मौलिक क्षेत्राधिकार इसलिए कहते हैं क्योंकि इन मामलों को केवल
सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट ही हल कर सकता है। इसकी सुनवाई न तो उच्च न्यायालय और न ही अधीनस्थ न्यायालयों में हो सकती है। अपने इस अधिकार का प्रयोग कर सर्वोच्च न्यायालय न केवल विवादों को सुलझाता है बल्कि संविधान में दी गई संघ और राज्य सरकारों की शक्तियों की व्याख्या भी करता है। इसी क्रम में अगले क्षेत्राधिकार रिट संबंधी क्षेत्राधिकार की अगर हम बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर कोई भी व्यक्ति इंसाफ पाने के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय अपने विशेष आदेश रिट के रूप में दे सकता है। उच्च न्यायालय भी रिट जारी कर सकते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है उसके पास विकल्प है कि वह चाहे तो उच्च न्यायालय या सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। इन रिटों के माध्यम से न्यायालय कार्यपालिका को कुछ करने या न करने का आदेश दे सकता है। इसी क्रम में अगर हम अपीलीय क्षेत्राधिकार की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय अपील का उच्चतम न्यायालय है। कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। उच्च न्यायालयों को भी अपने नीचे की अदालतों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलीय क्षेत्राधिकार है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एक और क्षेत्राधिकार सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार की अगर हम बात करें, मौलिक और अपीली क्षेत्राधिकार के अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार भी है। इसके अनुसार भारत का राष्ट्रपति लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय को सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है, लेकिन न तो सर्वोच्च न्यायालय ऐसे किसी विषय पर सलाह देने के लिए बाध्य है और न ही राष्ट्रपति न्यायालय की सलाह मानने को बाध्य है। इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के फैसले भारतीय भूभाग के अन्य सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी हैं। उसके द्वारा दिए गए निर्णय संपूर्ण देश में लागू होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय स्वयं अपने निर्णयों से बाध्य नहीं है और कभी भी उसकी समीक्षा कर सकता है। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना के मामले भी वे स्वयं ही देखता है। अब आइए हम लोग न्यायिक सक्रियता अथवा जनहित याचिका अर्थात पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या PIL के बारे में कुछ जानकारी करते हैं। आजकल न्यायपालिका पर चर्चा में न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिका इन दोनों शब्दों का अक्सर प्रयोग होता है। अनेक लोगों का मानना है कि इन दोनों न्यायपालिका के कार्यों में क्रांतिकारी परिवर्तन कर उन्हें पहले से अधिक जनोन्मुखी बना दिया है। भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन जनहित याचिका या सामाजिक व्यवहार याचिका अर्थात सोशल एक्शन लिटिगेशन रही हैं। आखिर जनहित याचिका है क्या, कब और कैसे इसकी शुरुआत हुई? तो दरअसल कानून की सामान्य प्रक्रिया में कोई व्यक्ति तभी अदालत जा सकता है जब उसका कोई व्यक्तिगत नुकसान हुआ हो। इसका मतलब यह है कि अपने अधिकार का उल्लंघन होने पर या किसी विवाद में फंसने पर कोई व्यक्ति इंसाफ पाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। 1979 मतलब 1979 में इस अवधारणा में बदलाव आया। 1979 में इस बदलाव की शुरुआत करते हुए न्यायालय ने एक ऐसे मुकदमे की सुनवाई करने का फैसला लिया जिसे पीड़ित लोगों ने नहीं बल्कि उनकी ओर से दूसरों ने दाखिल किया था। क्योंकि इस मामले में जनहित से संबंधित एक मुद्दे पर विचार हो रहा था, अतः इसे और ऐसे ही अन्य अनेक मुकदमों को
जनहित याचिकाओं का नाम दिया गया। उसी समय सर्वोच्च न्यायालय ने कैदियों के अधिकार से संबंधित मुकदमे पर भी विचार किया। इससे ऐसे मुकदमों की बाढ़ सी आ गई जिसमें जन सेवा की भावना रखने वाले नागरिकों तथा स्वयंसेवी संगठनों ने अधिकारों की रक्षा, गरीबों के जीवन को और बेहतर बनाने, पर्यावरण की सुरक्षा और लोकहित से जुड़े अनेक मुद्दों पर न्यायपालिका के हस्तक्षेप की मांग की। जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता का सबसे प्रभावी साधन हो गई है। किसी के द्वारा मुकदमा करने पर उस मुद्दे पर विचार करने के बजाय न्यायपालिका ने अखबार में छपी खबरों और डाक से प्राप्त शिकायतों को आधार बनाकर उन पर विचार करना शुरू कर दिया। इस तरह न्यायपालिका की यह नई भूमिका न्यायिक सक्रियता के रूप में लोकप्रिय हुई। जनहित याचिकाओं के माध्यम से न्यायालय ने अधिकारों का दायरा बढ़ा दिया। शुद्ध हवा, पानी और अच्छा जीवन पाना पूरे समाज का अधिकार है। न्यायालय का मानना था कि समाज के सदस्य के रूप में अधिकारों के उल्लंघन पर व्यक्तियों को इंसाफ की गुहार लगाने का अधिकार है। अब न्यायिक सक्रियता का अगर महत्व देखा जाए तो न्यायिक सक्रियता का हमारी राजनीतिक व्यवस्था पर बहुत प्रभाव पड़ा। इससे न केवल व्यक्तियों बल्कि विभिन्न समूहों को भी अदालत जाने का अवसर मिला। इसने न्याय व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाया और कार्यपालिका उत्तरदायी बनने पर बाध्य हुई। चुनाव प्रणाली को भी इसने ज्यादा मुक्त और निष्पक्ष बनाने का प्रयास किया। न्यायालय ने चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को अपनी संपत्ति, आय और शैक्षणिक योग्यताओं के संबंध में शपथ पत्र देने का निर्देश दिया, जिससे लोग सही जानकारी के आधार पर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव कर सकें। न्यायिक सक्रियता के कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं, जैसे जनहित याचिकाओं की बढ़ती संख्या और सक्रिय न्यायपालिका के विचार का प्रमुख पहलू यह है कि न्यायालयों में काम का बोझ बढ़ गया। दूसरे, न्यायिक सक्रियता से विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों के बीच का अंतर धुंधला हो गया है। न्यायालय उन समस्याओं में उलझ गया जिसे कार्यपालिका को हल करना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो वायु और ध्वनि प्रदूषण दूर करना, भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करना या चुनाव सुधार करना वास्तव में न्यायपालिका के काम नहीं है। ये सभी कार्य विधायिका की देखरेख में प्रशासन को करना चाहिए। इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि न्यायिक सक्रियता से सरकार के तीनों अंगों के बीच पारस्परिक संतुलन रखना बहुत मुश्किल हो गया है। लोकतांत्रिक शासन का आधार यह है कि सरकार का हर अंग एक दूसरे की शक्तियों और क्षेत्राधिकार का सम्मान करे। न्यायिक सक्रियता से इस लोकतांत्रिक सिद्धांत को आघात पहुंच सकता है। अब आइए हम न्यायपालिका और अधिकार की बात करते हैं। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, न्यायपालिका को व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व सौंपा गया है। संविधान ऐसी दो विधियों का वर्णन करता है जिससे सर्वोच्च न्यायालय अधिकारों की रक्षा कर सके। नंबर 1, यह अनेक रिट जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध आदेश, उत्प्रेषण लेख तथा अधिकार पृच्छा जारी करके मौलिक अधिकारों को फिर से स्थापित कर सकता है। उच्च न्यायालय को भी ऐसी रिट जारी करने की शक्ति है। नंबर 2, सर्वोच्च न्यायालय किसी कानून को गैर संवैधानिक घोषित कर उसे लागू होने से रोक सकता है। ये दोनों प्रावधान एक ओर सर्वोच्च न्यायालय को नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षक तथा दूसरी ओर संविधान के व्याख्याकार के रूप में स्थापित करते हैं।
दूसरा वाला प्रावधान न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था करता है। सर्वोच्च न्यायालय की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति संभवतया न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून की संवैधानिकता जांच सकता है और यदि वह संविधान के प्रावधानों के विपरीत हो तो न्यायालय उसे गैर संवैधानिक घोषित कर सकता है। संविधान में कहीं भी न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन भारत में संविधान लिखित है और इसमें दर्ज है कि मूल अधिकारों के विपरीत होने पर सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून को निरस्त कर सकता है। इन तथ्यों के कारण भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का प्रयोग न होने पर यह शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। अब आइए हम लोग न्यायपालिका और संसद की बात करते हैं। भारतीय संविधान शक्ति के सीमित बंटवारे, अवरोध तथा संतुलन के एक सुंदर सिद्धांत पर आधारित है। इसका मतलब यह है कि सरकार के प्रत्येक अंग का एक स्पष्ट कार्यक्षेत्र है। संसद कानून बनाने और संविधान का संशोधन करने में सर्वोच्च है। कार्यपालिका उन्हें लागू करने तथा न्यायपालिका विवादों को सुलझाने और यह सुनिश्चित करने में सर्वोच्च है कि क्या बनाए गए कानून संविधान के अनुकूल हैं। लेकिन इस स्पष्ट कार्य विभाजन के बावजूद संसद और न्यायपालिका तथा कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच टकराव भारतीय राजनीति की विशेषता रही है। जैसे संविधान लागू होने के तुरंत बाद संपत्ति के अधिकार पर रोक लगाने की संसद की शक्ति पर विवाद खड़ा हो गया। संसद संपत्ति रखने के अधिकार पर कुछ प्रतिबंध लगाना चाहती थी जिससे भूमि सुधारों को लागू किया जा सके। न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती। संसद ने तब संविधान को संशोधित करने का प्रयास किया, लेकिन न्यायालय ने कहा कि संविधान के संशोधन के द्वारा भी मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता। 1967 से 1973 के बीच यह विवाद काफी गहरा गया। भूमि सुधार कानूनों के अतिरिक्त निवारक नजरबंदी कानून, नौकरियों में आरक्षण संबंधी कानून, सार्वजनिक उद्देश्य के लिए निजी संपत्ति के अधिग्रहण संबंधी नियम और अधिग्रहित निजी संपत्ति के मुआवजे संबंधी कानून आदि ऐसे कुछ उदाहरण हैं जिन पर विधायिका और न्यायालय के बीच विवाद हुए। 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया जो संसद और न्यायपालिका के संबंधों के नियमन में बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। यह केशवानंद भारतीय मुकदमे के रूप में प्रसिद्ध है। इस मुकदमे में न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान का एक मूल ढांचा है और संसद सहित कोई भी उस मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं कर सकता। संविधान संशोधन द्वारा भी इस मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता। न्यायालय ने दो और काम किए। संपत्ति के अधिकार के विवादास्पद मुद्दे के बारे में न्यायालय ने कहा कि यह मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है और इसलिए उस पर समुचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। दूसरा, न्यायालय ने यह निर्णय करने का अधिकार अपने पास रखा कि कोई मुद्दा मूल ढांचे का हिस्सा है या नहीं है। यह निर्णय न्यायपालिका द्वारा संविधान की व्याख्या करने की शक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण है। इस निर्णय ने विधायिका और न्यायपालिका के बीच विवादों की प्रकृति ही बदल दी। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से 1979 में हटा दिया गया और इससे शासन के इन दो अंगों के बीच संबंधों की प्रकृति बदल गई। इन मुद्दों से यह स्पष्ट होता है कि सरकार के किन्हीं दो अंगों के बीच संतुलन कितना संवेदनशील है और लोकतंत्र में
सरकार के एक अंक का दूसरे अंक की सत्ता के प्रति सम्मान बरतना कितना जरूरी है। इस प्रकार आज हम लोगों ने न्यायपालिका और उससे संबंधित अनेक पहलुओं, जैसे हमें स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों चाहिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का क्या आशय है, न्यायपालिका की संरचना, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, न्यायिक सक्रियता तथा जनहित याचिका, न्यायपालिका और अधिकार, न्यायपालिका और संसद आदि के बारे में विस्तार से जाना समझा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह अच्छे से क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद।